नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। साथियों, आज जिस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं वह बेहद संवेदनशील और गंभीर मुद्दा है। संवेदनशील और गंभीर मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि यह मुद्दा जो है हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है और स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मुद्दा गंभीर तब बन जाता है जबकि वह कोई बीमारी हो और उसका वह लाइलाज हो, उसके लिए अभी तक उसका इलाज ना ढूंढ लिया गया हो। जैसा कि आप जानते हैं कि 2019 के मध्य से लेकर के तकरीबन 2022 के उत्तरार्ध तक हम लोग कोरोना वायरस से काफी प्रभावित रहे, पूरी दुनिया काफी प्रभावित रही। कोरोना वायरस के प्रकोप से अभी हम बाहर निकले भी नहीं थे कि एक दूसरे वायरस का डर हमें सता रहा है और जिसका नाम है निपाह वायरस। तो आज हम डिटेल से निपाह वायरस की चर्चा करेंगे। हम यह भी देखेंगे कि निपाह वायरस किस क्षेत्र में फैल रहा है, दुनिया के किस किस क्षेत्र में सैंपल इसके पाए गए हैं, भारत सरकार ने इसके रोकने के लिए क्या इंतजाम किए हैं, क्या सुविधाएं हमारे मेडिकल जो है उसके पास उपलब्ध हैं, अस्पतालों में उपलब्ध है। हम इन सभी चीजों पर डिटेल से चर्चा करेंगे। उससे पहले आपके लिए एक सूचना है और सूचना यह है कि संस्कृति आईएएस सामान्य अध्ययन का नया फाउंडेशन बैच स्टार्ट करने जा रही है और इसकी जो तारीख है वह 3 अक्टूबर से रखा गया है। वक्त रखा गया है दोपहर के 3 बजे। यह दिल्ली सेंटर पे होगा, यह आपको ध्यान में रखना है। फाउंडेशन कोर्स कहने का तात्पर्य है कि यूपीएससी का प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही सेगमेंट की पूरी तरह से आपको तैयारी कराई जाएगी। हाइब्रिड कोर्स है। हाइब्रिड कोर्स कहने का तात्पर्य है कि आप इसे ऑफलाइन यानी कि कक्षा में आकर के भी ले सकते हैं और ऑनलाइन माध्यम से भी ले सकते हैं। संस्कृति आईएएस के सर्वश्रेष्ठ जो शिक्षक हैं उनकी टीम से आप पूर्व से ही परिचित होते ही हैं। यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप संस्कृति आईएएस के वेबसाइट पे भी विजिट करके इसके संबंध में विशेष जानकारी ले सकते हैं और हमारी टीम से बात करके आप नामांकन सुनिश्चित करवा सकते हैं। अब सीधे हम लौटते हैं अपने मुद्दे की तरफ। चर्चा में यह बिंदु क्यों बना हुआ है, देखिए, निपाह वायरस के संदर्भ में कहा गया है ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट टू रिमेन शट इन कोझिकोड टिल सितंबर 24। ये जो जगह है कोझिकोड यह केरला में है। केरला दक्षिण भारत का एक राज्य है। तो यहाँ पर स्थिति जो है निपाह वायरस को लेकर के काफी गंभीर बनी हुई है और इसीलिए जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं सभी को बंद कर दिया गया है सितंबर के 24 तारीख तक। तो आप समझ सकते हैं कि यह अपने आप में कितना गंभीर मसला होगा। यदि कुछ प्रमुख बिंदु इसके देखें तो अब तक इसके कुल 6 सैंपल पॉजिटिव पाए गए हैं, यानी कि 6 लोग जो है इससे संक्रमित पाए गए हैं और 6 लोगों में से 2 लोगों की मृत्यु भी हो गई है। इसीलिए यह चिंता का सबब फिर से बनता जा रहा है। यदि आपको ध्यान हो तो कोरोना वायरस जब शुरुआती दौर में था वह भी केरल से ही पहले फाइंड आउट उसे किया गया था। केरल से ही उसको हमने देखा और हमें लगा कि छोटा मोटा मामला है, वहां निपट जाएगा, लेकिन देखते ही देखते उसने पूरे देश को अपने आगोश में ले लिया और इसके अलावा आप जानते हैं पूरी दुनिया में तो यह फैल ही रहा था। तो यही डर जो है हमारे स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए और हमारे प्रशासनिक व्यवस्था के लिए फिर से बना जा रहा है। केरल का आप मैप यहां देख रहे हैं और केरल को आप देखिए भारत का दक्षिणी राज्य पड़ता है और केरल में भी ये जो कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट है यहां पर 6 सैंपल अभी पाया गया है। तो इसको लेकर के डिटेल से हम इन चीजों को देखते हैं कि इसमें कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की बात शुरू हुई है, यानी कि यह भी कोरोना वायरस की ही तरह है। कहने का मतलब है यदि 2 व्यक्ति अपने संपर्क में आ जाते हैं तो एक से दूसरे में यह फैल सकता है जैसे कि कोरोना में होता था। तो अभी तक यह हुआ है कि 706 कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं। इसमें 77 लोग जो हैं हाई रिस्क कैटेगरी में शामिल किए गए हैं। इसमें 2 कैटेगरी बना दिया गया है, एक है हाई रिस्क और एक है लो रिस्क की बात की गई है। क्योंकि जो व्यक्ति हाई रिस्क में होगा उसे तुरंत जो है अस्पताल मेडिकल कॉलेज पहुंचाया जाएगा, स्वास्थ्य का उसका देखभाल किया जाएगा और लो रिस्क के लोगों को कहा गया है कि फिलहाल आप घर पे क्वारंटाइन हो जाइए, ठीक है, सबसे संपर्क तोड़ लीजिए जैसे कि कोरोना वायरस के समय किया जाता था। तो 153 जो है स्वास्थ्य कर्मी वह भी इसके चपेट में पाए गए हैं, लेकिन इनमें जो लक्षण अभी दिख रहे हैं यह लो रिस्क का है। मैं अभी लक्षणों की बात करूंगा कि कैसे हम समझ पाए कि निपाह वायरस से कोई व्यक्ति संक्रमित है। अन्य जिलों में अगर देखें, यह जो था यह हमने बात की कोझिकोड की, यदि अन्य जिलों में देखें तो कुल 29 लोग जो है निपाह से संक्रमित हैं जिनकी संपर्क सूची मिल गई है। 22 जो लोग हैं वह मलप्पुरम में है, एक वायनाड से है और 3 कन्नूर और त्रिशूर जिले से पाए गए हैं। यानी देखिए कि केरल के 5 से 7 जिलों तक इसकी पहुंच हो गई है, इसीलिए यह चिंता का अब सबब बना हुआ है। अब हम निपाह वायरस की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे लिए यह जान लेना जरूरी होगा कि दरअसल वायरस होता क्या है। ठीक है, देखिए वायरस कहने का तात्पर्य यह है कि वायरस एक संक्रामक
सूक्ष्म जीव है जो कि न्यूक्लिक एसिड का एक खंड होता है जो प्रोटीन कोट से घिरा होता है। अब न्यूक्लिक एसिड कहने का मतलब है कि उसमें डीएनए भी हो सकता है या फिर वह आरएनए भी हो सकता है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या कोई भी वायरस अकेले अपनी कॉपी बना सकता है? तो इसका जवाब है नहीं, वह अकेले अपनी प्रतिलिपि नहीं बना सकता है। वह कोशिकाओं को संक्रमित करके स्वयं की कॉपी तैयार कर लेता है। यानी कि जब वह आपके बॉडी में प्रवेश नहीं किया है, अगर हम मानव शरीर की बात करें, जानवरों में भी फैल सकता है ये, लेकिन अगर हम मानव शरीर की बात करें तो मान लीजिए वह अभी आपके बॉडी में नहीं आया है। तो जब वह आपके बॉडी में एंट्री नहीं किया है, अगर एक इंसान है, अगर इसके शरीर से बाहर है तो यह इनएक्टिव रहेगा, लेकिन जैसे इसकी बॉडी में, इसके सेल में यह प्रवेश कर गया तो यह एक्टिव फॉर्म में आ जाता है। और एक्टिव फॉर्म में आते ही क्या करता है कि जैसे हमारे सेल में आएगा तो हमारे सेल को यह डैमेज करेगा, उसके घटक से खुद को विकसित करेगा, खुद की कॉपी तैयार कर लेगा और जो मनुष्य का सेल है उससे खत्म कर देगा। इसीलिए आपकी प्रतिरक्षा तंत्र जो है वह कमजोर हो जाएगी। अब यह प्रश्न उठता है कि क्या यह वायरस, अगर निपा वायरस को लेकर के बात करें तो क्या यह सिर्फ मानवों में फैलेगा, संक्रमण होगा? इसका नहीं, यह मनुष्य में तो होगा ही, इसके अलावा यह जानवरों से लेकर के पौधों तक में फैलेगा। बैक्टीरिया और आर्किया सहित जितने भी सूक्ष्म जीव हैं सबको यह संक्रमित कर सकता है। अब चूंकि इसका सैंपल साइज जो है संक्रमण करने का यह काफी बड़ा है, इसीलिए यह हमारे लिए चिंता का विषय बना हुआ है। और चिंता का विषय इसलिए भी है कि अगर इस तरह से यह संक्रमण इसका इतनी तेजी से फैलता है तो स्थिति कोरोना से भी भयावह हो सकती है। WHO ने इसे एक खतरनाक बीमारी बताया है और सच कहें तो अभी तक ये लाइलाज भी है, क्योंकि जिस तरह से कोविड की जब शुरुआत हुई थी तो कोरोना वायरस का हमारे पास उस वक्त कोई वैक्सीन डेवलप नहीं हुआ था, ठीक है। तो इसका भी अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है, कोई इंजेक्शन हम डेवलप नहीं कर पाए हैं, इसीलिए यह जो है चिंता का हमारे लिए सबब बना हुआ है। अब यहां पर बात करते हैं, आप निपाह की हमने बात किया, तो निपाह को जो लिखते हैं वह इस तरह से लिखा जाता है NIV, निपाह। अब यहां पर NI जो है निपाह और V फॉर वायरस होता है। इसको नाम कहां से मिला? दरअसल देखिए, मलेशिया से इसकी शुरुआत पाई गई थी। तो मलेशिया का एक जगह है कंपंग सुगाई निपाह, तो उसी जगह से, उस क्षेत्र से इस वायरस का नाम पड़ गया निपाह वायरस। मलेशिया और सिंगापुर का जो एरिया है वहां पर यह सुअरों में देखा गया, सुअरों में फैलता है। लेकिन जब हम बात करेंगे भारत की, बांग्लादेश से, तो यहां पर चमगादड़ से हुआ और इंसान से इंसान में भी कांटेक्ट करने पर यह फैलने लगा। इसीलिए हमारे लिए अब ज्यादा यह समस्या का कारण बनने वाला है। देखिए, यहां मलेशिया और सिंगापुर में ऐसा नहीं पाया गया था, भारत और बांग्लादेश में यह देखा गया कि दो व्यक्ति यदि एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और एक व्यक्ति जो है वह निपाह वायरस से संक्रमित है तो वह दूसरे व्यक्ति को भी संक्रमित कर दे रहा है। तो यहां जब इस तरह की घटनाएं देखी गई है, खास करके केरल में देखा गया है, तब जाकर के ये जो है और भी चिंता का सबब बना हुआ है। अब एक घटना समझिए, एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक स्टोरी है इसके पीछे। बांग्लादेश में ये कैसे फैलता है, इंसानों में कैसे आता है, इसे मैं आपको बताना चाह रहा हूं। बांग्लादेश में क्या हुआ, दरअसल समझिए, खजूर का पेड़ आप जानते हैं, तो खजूर के पेड़ में रस होता है, बहुत लोग उसे सोम रस, जैसे कि थोड़ा नशीला होता है वो, ठीक है, तो बहुत लोग उसका सेवन भी करते हैं सुबह शाम जब भी उनको मन करता है। तो हुआ क्या कि खजूर का पेड़ था, ठीक है, कुछ लोग ये खजूर का पेड़ देखे और उनको लगा कि चलो इसके रस का सेवन किया जाए और माहौल बढ़िया बनाया जाए। तो ये लोग यहाँ पर ये सोम रस करने पहुंच जाते हैं। यहाँ पर जो रस है इसका, पेय पदार्थ, वह नशीली पेय पदार्थ का सेवन ये लोग करते हैं। जब ये लोग उसको पीते हैं तब इनके बॉडी में कुछ उस तरह के लक्षण दिखने लग जाते हैं, जैसे कि आलस आने लग जाता है, सर दर्द बहुत करने लग जाता है, ये घबराने लग जाते हैं बहुत, या भूलने लग जाते हैं इन चीज़ों को। जब इनसे ये पूछा गया, इनके जो सिम्टम्स थे, इनको देखा गया कि आपने ऐसा क्या किया था, और चूंकि नशीली पदार्थ ये है, पिएंगे तो वह जो है उसका खुशबू या बदबू जो कहिए मुँह से तो आएगा ही। तो यहाँ देखा गया कि ये लोग जो है खजूर का जो वो रस है उसका सेवन किए गए हैं। तब इस क्षेत्र में इसे ढूंढा गया कि कहां कौन कौन से पेड़ हैं, सभी का सैंपल लिया गया, रिसर्च किया गया, पाया गया कि ये जो रस था जिस भी खजूर से इन्होंने पिया था, उस रस को पहले भी किसी ने चख लिया था। अब पहले किसने उस रस को चखा था, यह यहां पर एक प्रश्न है। उस रस को पहले चख लिया था चमगादड़ ने। उस चमगादड़ को इसीलिए फ्रूट बैट कहा जाता है, ठीक है। इस चमगादड़ में वायरस ये था, ठीक है। तो चमगादड़ में वायरस था, चमगादड़ ने उस रस को पिया और इससे क्या हुआ, इस रस में संक्रमण आया, इसे व्यक्तियों ने पी लिया, तो यहां पर यह व्यक्ति संक्रमित हो गया। इस व्यक्ति के संपर्क में बाकी लोग आने लगे, बाकी लोग भी संक्रमित होते चले गए।
अब समझ में आया मामला। यानी कि मलेशिया और सिंगापुर में सुअर से संपर्क में आया और वहां पर बांग्लादेश में यह देखा गया कि यहां से चमगादड़ से खजूर के रस में, वहां से इंसान में और फिर इंसान से इंसान में फैलता गया। केरल में इंसानों से इंसान में फैलने वाली स्थिति हो गई है। इसीलिए यहां पर जो है हमारे लिए समस्या का सबब बना हुआ है। चलिए इसको डिटेल से देख लेते हैं। स्टोरी तो आप समझ ही गए हैं, थोड़ा समझ लीजिए इस चीज। निपाह वायरस जो है जानवरों से इंसानों में फैलने वाला नया इन्फेक्शन है। यह दोनों को गंभीर रूप से बीमार करता है। दोनों को कहने का तात्पर्य है इंसानों को भी और जानवरों को भी। कोरोना में जानवरों को लेकर के बहुत समस्या नहीं थी, कहीं कहीं एक दो केस आया, लेकिन वह भी पूरी तरह से प्रूफ नहीं हो पाया। लेकिन निपाह वायरस में पूरी तरह से प्रूफ है कि पहले ये जानवरों को ही जो है वह संक्रमित किया था, अब इंसान में देखा जा रहा है। इसीलिए यह ज्यादा हमारे लिए जो है चिंता का सबब बना हुआ है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि मलेशिया में पहली बार इसे देखा गया और वह साल था 1998 में। तो फ्रूट बैट्स की, जैसे कि मैंने बात की, चमगादड़ इस वायरस का एक वाहक इसे माना जाता है। भारत में निपाह का प्रकोप जो है वह जनवरी फरवरी 2001 में सिलीगुड़ी, यानी कि सिलीगुड़ी कहां पड़ता है, पश्चिम बंगाल में, तो वहां पे सबसे पहले देखा गया था। उस वक्त जो है 66 केस आया था और तकरीबन 45 लोगों की इससे मृत्यु हो गई। यानी कि मृत्यु दर जो है वह 68% है और इसीलिए यह अपने आप में बहुत खतरनाक वायरस है। अब सोचिए कि इसमें 66 लोग संक्रमित हुए हैं और 48 लोगों की मृत्यु हो गई है। तो आप देखेंगे परसेंटेज निकाल के तो 68% जो है वह मृत्यु दर हो गया। तो ये अपने आप में काफी ज्यादा इसलिए परेशान करने वाला बात है। इसके बाद भी आपको मैं एक घटना और बताऊं तो 2007 में, अप्रैल के 2007 में नादिया में भी कुछ लोग इससे संपर्क में आए थे। नादिया जो है वो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तो वहां पे तकरीबन आप देखेंगे 5 लोग संक्रमण में आए थे और एक दिलचस्प बात यहां है कि इन 5 में से इस 5 लोगों की मृत्यु हो गई थी। यानी कि यहां पर जो मृत्यु दर हुआ वह 100% हुआ। यानी कि जितने लोग भी संक्रमित हुए उन सभी लोगों की मृत्यु हो गई। इसीलिए यह बहुत ज्यादा चिंता का विषय है। कोरोना वायरस से भी काफी खतरनाक इसे बताया जा रहा है। यहां पर मानव शरीर को जैसे यह संक्रमित करने की मैंने बात कहा कि चमगादड़ जो है यह प्राकृतिक वाहक है इसका, ठीक है। अब सुअर में, जानवरों में भी यह होगा और यहां से फिर यह संक्रमण जो है इंसानों में चला। मान लीजिए इस चमगादड़ ने, जिस तरह से मैंने कहा कि खजूर का उस रस को पी लिया, फिर इंसानों ने किया, यह चमगादड़ किसी फल को भी तो खा सकता है। तो इसने किसी फल को चखा हो, खाया हो, वह फल संक्रमित हो गया और उस फल को किसी इंसान ने खा लिया तो उस इंसान को भी यह संक्रमण हो गया और इससे जो भी लोग संपर्क में आएंगे इन सभी को निपाह वायरस हो जाएगा, सभी संक्रमित हो जाएंगे। तो अब यहां पर प्रश्न यह हो जाएगा कि आप जो भी फल खाएं, जो भी रस पिएं, बहुत ध्यान से, बहुत सावधानी से, नहीं तो आप जो है निपाह वायरस से संक्रमित हो सकते हैं। इससे बचाव बहुत मुश्किल है। जैसे कि खान पान को लेकर के मैंने पहले बताया कि खान पान से भी संक्रमण होता है। जानवर जो है और चमगादड़ इसका प्राकृतिक वाहक कहा जा रहा है, ठीक है, और फिर इससे इंसानों में यह फैल सकता है। इसीलिए थोड़ा सा इससे सावधानी रखने की ज्यादा जरूरत है। सावधानी की हम बात करेंगे, उससे पहले चल देते हैं कि लक्षण क्या क्या पाए जाएंगे, यानी कि कैसे समझें कि कोई व्यक्ति जो है वह निपाह वायरस से संक्रमित हो गया है। जैसे कि सांस लेने में दिक्कत एक बड़ी घटना बताई जा रही है। जितने लोगों को टेस्ट किया गया है सभी लोग यही कह रहे हैं कि वो सांस ठीक से नहीं ले पा रहे हैं। आपको ध्यान होगा, यदि आप एक्टिव हैं तो कोरोना वायरस की जब आपने स्टडी की होगी तब भी आपने देखा होगा कि सांस लेने की समस्या जो है लोग बता रहे थे। तो इसमें भी यह देखा जा रहा है, बुखार तेज आता है, यह कोरोना वायरस में भी होता था। उसके बाद सिर दर्द लगातार इसमें होता रहता है और बहुत असह्य हो जाता है, इतना ज्यादा सिर दर्द होता है। कुछ लोग इस तरह की स्थिति में पहुंच जाते हैं कि वह कोमा पे पहुंच जाते हैं, सुध बुध पूरी तरह से वो खो देते हैं इस बीमारी में। आलस बहुत तेज आता है। आलस आने का मतलब ये नहीं कि अभी आपके पढ़ने का मन नहीं है तो चलो आलस आ रहा है, चलो कुछ कर लेते, इस तरह की आलस नहीं, बल्कि आपको कुछ भी करने का इच्छा ही नहीं होगा। आपका शरीर जो है बिल्कुल काम करना धीरे धीरे बंद कर देगा। तो इस तरह की समस्या होगी। ध्यान भटकेगा। ध्यान भटकने का मतलब है कि आप एकाग्र नहीं हो पाएंगे। अब इन चीजों को आप गौर से देखिए, कहीं ना कहीं मानसिक तौर पर आप देखेंगे कि परेशानी ज्यादा बढ़ रही है। इसीलिए कई वैज्ञानिकों ने कहा है कि यह दिमाग को बहुत नुकसान
पहुंचा सकता है, हमारे माइंड में जो सेल है उसको ये डैमेज कर सकता है और इंसेफ्लाइटिस होने की ज्यादा खतरा इससे है। इसीलिए हमारे लिए ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है। अब इससे बचाव के क्या उपाय हैं? कोरोना वायरस से बचाव के क्या उपाय थे? कोई भी वायरस है तो वह संक्रमित कर रहा है, तो संक्रमण से बचने का सीधा सा एक ही उपाय होता है कि आप उससे दूर रहिए, आपका कांटेक्ट उस वायरस से ना हो। तो अगर आप देखेंगे कि कोरोना वायरस जब हुआ तो उस समय कहा गया क्या कि आप मास्क लगाइए, हाथ को बार बार धोते रहिए, कोई चीज खाते पीते हैं तो धो करके खाइए, साबुन से हाथ धोइए। इसके अलावा क्या है कि आप चेहरे को कम छुएं अपने हाथों से, ताकि वायरस जो है वह ना ज्यादा से ज्यादा फैल जाए। तो इसमें भी यही कहा गया। ये थोड़ा सा खतरनाक है और इसका इलाज अभी तक हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है, लोग इसे समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या चीज है। इसीलिए कहा गया है कि देखिए, इसमें जब आप मास्क पहने तो एक मास्क से काम नहीं चलेगा, तो डबल मास्क का लेयर आप इसके लिए लगाइए और संक्रमित लोगों से बचिए, हाथ लगातार धोते रहिए। और अस्पताल में जो लोग हैं, चूंकि आपने केरल में देखा कि 153 स्वास्थ्य कर्मी जो हैं वही अभी इससे संक्रमित हो गए हैं। हालांकि उनका रिस्क कम है, ठीक है, लो रिस्क कैटेगरी में है, लेकिन वो संक्रमित हुए हैं। तो जिस तरह से कोरोना वायरस में स्वास्थ्य कर्मी को पीपीई किट दिया गया, इस वक्त भी यहाँ है कि आपको पीपीई किट का इस्तेमाल करना चाहिए यदि संक्रमित लोगों के आप संपर्क में जाते हैं। इलाज क्या है? जानवर या इंसानों के लिए कोई वैक्सीन अभी तक हम डेवलप नहीं कर पाए हैं और यही हमारे लिए बड़ी समस्या बनी हुई है। जैसा मैंने कहा कि 2001 में भी केस आया, 2007 में नादिया पश्चिम बंगाल में केस आया, मलेशिया में 1998 में आ चुका था। इतना समय हो गया, लेकिन इसके बावजूद भी हम इसका कोई भी तोड़ नहीं निकाल पाए हैं, कोई भी इलाज नहीं ढूंढ पाए, वैक्सीन नहीं बना पाए, इंजेक्शन नहीं बना है और इसीलिए यह हमारे लिए समस्या का कारण बना हुआ है। मनुष्यों के लिए शुरुआती इलाज जो है वो सपोर्टिव केयर को बताया जा रहा है कि आपको सांस लेने में दिक्कत है तो बाहर से ऑक्सीजन प्रोवाइड कराया जाएगा, आपका सर दर्द है या बुखार से आप तप रहे हैं तो तरह तरह की चीजें की जा सकती है जनरली जो हम करते हैं। लेकिन इस वायरस से फिलहाल बचने के लिए कोई तोड़ जो है दिखता हुआ नहीं नजर आ रहा है। अब हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि सरकार इसके लिए क्या काम कर रही है, रोकथाम को, इसके जो प्रसार हो रहा है संक्रमण का उसे रोकने के लिए, उसके चेन को तोड़ने के लिए सरकार क्या काम कर रही है। अब चूंकि यहां पर प्रश्न यह उठता है कि सरकार काम कर रही है, अब स्वास्थ्य आप जानते हैं समवर्ती सूची का विषय है, यानी कि केंद्र और राज्य दोनों उस पर काम करेगी, आपने पॉलिटी में पढ़ा है। तो ठीक इसी तरह चूंकि केरल का मसला है तो केरल की जो राज्य सरकार है वहां का जो स्वास्थ्य विभाग है वह भी बढ़ चढ़ करके काम कर रही है। केरल का वैसे भी स्वास्थ्य विभाग जो है बढ़िया काम करता है, वहां की जो अस्पतालें हैं अगर भारत के हिसाब से देखेंगे, नीति आयोग को कई रिपोर्ट आए हैं, आपने देखा भी होगा, हमने कई बार डिस्कस किया है, तो वह भारत के जितने भी राज्य हैं उससे बेहतर स्थिति में वहां की स्वास्थ्य व्यवस्था बताई गई है। तो वहां पर अस्पतालों में अलग से इसके लिए बेड की व्यवस्था कराई गई है, जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं उनको हाई अलर्ट पे रख दिया गया है। और क्यों ना किया जाए जब पूरी तरह से यह कह दिया गया कि भाई 24 सितंबर तक आप सभी शैक्षणिक संस्थान बंद कर दीजिए। क्योंकि शैक्षणिक संस्थान से इसका प्रसारण बहुत तेजी से हो सकता है, वहां भीड़ जुटता है, ठीक है, जगह जगह से लोग आते हैं, एक जगह बैठते हैं, पढ़ते हैं, फिर वह बाकी अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं। तो सोचिए यदि एक व्यक्ति भी संक्रमित होता है तो वहां पर सभी लोगों को संक्रमित करेगा, वे लोग फिर जिस जिस क्षेत्र में जाएंगे उसका प्रसार वो सभी जगहों पे कर देंगे, तो पूरे राज्य में इस तरह की स्थिति फैल सकती है, अफरा तफरी का माहौल हो सकता है और इसका इलाज है नहीं। तो इसीलिए यहां पर सरकार ने भी यह काम किया है कि क्वारंटीन की उचित व्यवस्था की है, यानी कि जो लोग भी संक्रमण में आ गए हैं उनका कांटेक्ट बाकी लोगों से तुरंत तोड़ दिया जाए। जिन लोगों में लक्षण नजर आते हैं उनको यह कहा गया है कि आपको कुछ नंबर जारी किया गया है राज्य सरकार के द्वारा, आप कॉल सेंटर पे कॉल करके भी उसकी जानकारी ले सकते हैं, आप सूचना उसकी दे सकते हैं। आइसोलेशन में जो व्यक्ति रखे गए हैं उनको किसी तरह के लक्षण यदि पाए जाते हैं तो उसके लिए मेडिकल कॉलेज में उन्हें भेजा जाएगा। जितने भी मेडिकल कॉलेज में है उन पे देखिए पहले से ही बेड की व्यवस्था करवा दी गई है, पूरा इंतजाम है, ऑक्सीजन वगैरह पहले से प्रोवाइड करवाया जा रहा है और सैंपल जो है जुटाए जा रहे हैं अधिक से अधिक लोगों के। टेलीमेडिसिन की व्यवस्था की गई है। टेलीमेडिसिन कहने का क्या तात्पर्य है कि आपको यदि लक्षण दिख रहा है तो कॉल सेंटर पे आप कॉल कर सकते हैं, नंबर जारी किया गया है और फिर
वहां कॉल करके आप मेडिसिन मंगवा सकते हैं कि मेरे में फलाने फलाने लक्षण हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं निपाह वायरस से संक्रमित हूं, तो मुझे मेडिसिन की आवश्यकता है। आप इंसान हैं तो फर्स्ट एड जो भी जरूरी चीजें हो सकती है सरकार प्रोवाइड करवा देगी। यदि आप हाई रिस्क में चले जाते हैं तो तुरंत आपको मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट कर दिया जाएगा, क्वारंटाइन कर दिया जाएगा, आइसोलेशन में रखा जाएगा। वायरस के संक्रमण पर नजर आने के लिए 19 समितियां भी बनाई गई है। यह मामला जो तेजी से फैला है वो कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट का है। मैंने आपको बताया कि कोझिकोड में कई लोगों की मृत्यु हो गई है। इसीलिए कोझिकोड का जो जिला प्रशासन है इसने 7 ग्राम पंचायतों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है, यानी कि इसका संपर्क पूरी तरह से बाकी जगहों से तोड़ दिया गया है। वहां आवाजाही बंद कर दी गई है और सैंपल शायद जुटाए जा रहे हैं, अधिक से अधिक लोगों की टेस्टिंग की जा रही है और जितने भी वहां के मेडिकल कॉलेज आसपास के हैं सभी में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है राज्य सरकार के द्वारा। केंद्र सरकार अपने तरफ से काफी काम इसके लिए कर रही है। केंद्र सरकार ने क्या किया है, तुरंत जैसे ही वहां पर इस तरह की स्थिति हुई है केरल में, तो केंद्र सरकार को ध्यान है कि कोरोना के समय में भी केरल से ही मामला बढ़ा था और तब हम सोचते रहे थे कि क्या होगा नहीं होगा और मामला हमारे हाथ से निकल गया था। केंद्र सरकार ने इस बार तुरंत ही एक टीम बनाई है और क्या किया है, यहां पर केरल में कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट जो है जहां पर ज्यादा मामले हैं, जहां पर मृत्यु दर अधिक हुआ है, तुरंत उस टीम को यहां भेज दिया है। ये टीम यहां पहुंचती है और वायरस से संक्रमित जो क्षेत्र है, जैसा कि मैंने बताया कि 7 ग्राम पंचायत हैं, जिला प्रशासन ने उसको आइसोलेट किया है, तो उन सभी क्षेत्रों में ये टीम पहुंच करके और सैंपल शायद जुटा रही है, देख रही है कि ऐसा क्या है। वहां से निश्चित तौर पर फिर ये जब सैंपल लेके लौटेंगे रिसर्च करने के लिए, हमारे वैज्ञानिकों के लिए यह आवश्यक हो जाएगा। अब यहाँ इस टॉपिक पर एक संभावित प्रश्न है, उससे पहले मैं आपको बस ये बताना चाहूंगा कि निश्चित तौर पर इस बीमारी से अभी तक बचने का केवल एक ही तरीका है, वह है जागरूकता। और आप अधिक से अधिक लोगों के संपर्क में आने से बचे, क्योंकि यह वायरस संक्रमण से ही होगा। मास्क लगाते रहें, मास्क लगाना अपनी आदत में शामिल कर लें, हाथ धोते रहें और कोशिश करें कि जो भी खाना खा रहे हैं, आप कोई फल खा रहे हैं तो धो करके खाएं, क्योंकि अभी देखिए इस तरह की स्थिति है कि इसके लिए हमने कोई वैक्सीन इजाद नहीं किया है, इसीलिए हमारे लिए बड़ी समस्या का यह कारण है। संभावित प्रश्न इस पर है, निपाह वायरस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और क्या कह रहा है, सही है कौन से कथन, उसे ही चुनना है। यहाँ पर 3 विकल्प दिए गए हैं। इस वायरस के बारे में सबसे पहले 1998 में मलेशिया में पता चला था, हमने इस टॉपिक पर डिस्कशन किया है। यह वायरस इन्फेक्शन की चपेट में आने वाले चमगादड़ों, सुअरों या फिर दूसरे इंसानों से फैलता है। इंसानों या जानवरों को इस बीमारी को दूर करने के लिए अभी तक कोई इंजेक्शन नहीं बना है। हमने इस तीनों टॉपिक पर डिटेल से बात की है। इसमें से कौन 3 में सही है, कौन गलत है, उसके आधार पर 4 विकल्प यहां बनाए गए हैं। चारों विकल्पों में से जो भी विकल्प आपको सही लगे वह आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। जवाब आप जानते हैं कि मैं नहीं देता हूं, क्योंकि मुझे आप लोगों पे विश्वास है कि आप लोग इसका सही जवाब लगातार देते रहें। तो मैं बस यही कहूंगा कि जागरूक बने रहिए और स्वस्थ बने रहिए। मिलते हैं दूसरे लेक्चर में किसी दूसरे मुद्दे के साथ। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।